नमस्ते। आज की हमारी क्लास है BSTC फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा जो पेपर है हमारी जो सब्जेक्ट है वो हम पढ़ रहे हैं भारतीय समाज और शिक्षा। भारतीय समाज और शिक्षा ये हमारा थर्ड पेपर है। ये आपको अनीता मैम पढ़ाते थे, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। आपने शायद कुछ क्लासेस अटेंड भी जरूर की होगी, लेकिन क्योंकि हम बीच में से पढ़ाऊंगी मैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। भारतीय समाज और शिक्षा हमारा थर्ड पेपर है। इसके अंतर्गत जो हम आज यूनिट जो पढ़ने जा रहे हैं, जो इकाई हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फर्स्ट इकाई, और हमारी फर्स्ट इकाई का नाम है भारतीय समाज में विविधता, असमानता एवं भेदभाव। भारतीय समाज में विविधता, भारतीय समाज में विविधता, असमानता एवं भेदभाव, ये हमारी पहली यूनिट का नाम है। भारतीय समाज में विविधता, असमानता एवं भेदभाव। जैसे कि हम हमारी इकाई के प्रकरण से, हमारे इकाई का जो नाम है उससे ही हम विदित कर सकते हैं, उससे ही हम जान सकते हैं कि हमारी इस इकाई में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। भारतीय समाज में जो विविधता पाई जाती है, क्योंकि जो हमारा भारत देश है वह विविधताओं में एकता रखता है। यहाँ पर पग पग पर एक नई बोली, एक नई भाषा हमारे सामने आती है। विभिन्न प्रकार के धर्म हमारे भारत समाज में, हमारे भारत देश में रहते हैं। उनकी विभिन्न प्रकार के खान पान, वेशभूषा, परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति सबके अलग अलग है, लेकिन इसमें भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम सब एक देश में मिलजुल कर रहते हैं। तो विविधताओं में भी एकता है, लेकिन हम यहाँ पर विविधता पढ़ेंगे। उसके बाद में भारतीय समाज में जो असमानताएं हैं, किस वजह से हम एक दूसरे के लिए समान नहीं हैं या फिर समाज में हम समानता नहीं देख पा रहे हैं, तो जो असमानताएं हैं, जो कारण है, हम वो पढ़ेंगे। और हम भेदभाव जो होते हैं हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में, हमारे जो भी समुदाय है उसके अंतर्गत, तो वो सारी की सारी चर्चा हम करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे पेपर का नाम नोट कर लें और साथ ही साथ में हम आज की जो पहली इकाई पढ़ेंगे इसका भी नाम आप लिखते जाएं। आप जूम कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा दिखने में अगर दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको रफ कर रही हूँ, आप लिख लेना। अब हमारी जो पहली इकाई है, पहली इकाई से संबंधित हमारा जो आज का पहला टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है समाज की अवधारणा। समाज की अवधारणा, समाज की अवधारणा, ये हमारा पहला पॉइंट है। क्योंकि भारतीय समाज, सीधी सी बात है, भारतीय समाज को समझने से पहले, क्योंकि भारत समाज के अंतर्गत बहुत सारे समाज जो है, बहुत सारे संप्रदाय है, बहुत सारे वर्गों में बटा हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेन कड़ी को जानने से पहले हमें सबसे पहले समाज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर में समाज है क्या, वह समाज क्या है जिसके अंतर्गत इतनी ज्यादा असमानताएं हैं, इतनी ज्यादा विविधताएं हैं और भेदभाव है आखिर में। लेकिन फिर भी समाज में हम रहते हैं, हमको मिलजुल कर समाज ही रखता है। तो ऐसी क्या खास बात है समाज के अंतर्गत, समाज आखिर में होता क्या है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि मिट्टी का एक कण होता है ना, मिट्टी का कण,
तो जैसे कि मिट्टी के कण से और ऐसे अगर बहुत सारे कण मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? रेगिस्तान। बहुत सारे मिट्टी के कणों से रेगिस्तान बनता है। बहुत ज्यादा जो पानी की बूंदें होती है उनसे क्या बन सकते हैं? महासागर बन सकते हैं। उसी प्रकार से बहुत अधिक व्यक्तियों से या फिर व्यक्तियों के समूह से क्या बनता है? समाज बनता है। व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है या फिर व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। समाज ना तो आपसे अकेले से है ना मुझ अकेले से है। समाज आप और हमसे और हमारे जैसे अनगिनत लोगों से ही बनता है। समाज के अंतर्गत हम रहते हैं। समाज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार से वह समाज में रहकर बहुत कुछ कर सकता है। वह समाज उसे सुरक्षा प्रदान करता है। समाज उसे विकास के विभिन्न आयाम प्रदान करता है। यानी कि समाज में रहकर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, अपने सभी गुणों का विकास कर सकता है। आपको सबको पता ही है कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। तो परिवार समाज के अंतर्गत ही आता है। विद्यालय जो है वो भी समाज की ही इकाई है। तो शिक्षा जहाँ पर हम ग्रहण करने जाते हैं विद्यालय में, जब वो भी समाज के अंतर्गत आते हैं तो हम समझ सकते हैं कि समाज हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। समाज जो है उसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी समाज की जो सबसे खास बात है कि वो सबको एक बनाए रखती है। एक बनाए रखती है। अच्छा, अब समाज के लिए एक बहुत ही मशहूर दार्शनिक है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रमुख है, जिनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है जिनका? नाम अरस्तु। अब अरस्तु के अनुसार समाज क्या है? अरस्तु के अनुसार, ये आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अरस्तु, ठीक है, और इससे संबंधित ही आपका टेस्ट होगा। अरस्तु क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वह या तो देवता है या पशु। अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु कह रहे हैं कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता, जो भी व्यक्ति या मनुष्य समाज में नहीं रहता, वह या तो देवता है या फिर पशु। सॉरी, अब यहाँ पर देवता और पशु क्यों कहा गया है? देवता से हमारा मतलब है कि ऐसे उच्च कोटि के लोग जो संन्यास को ग्रहण कर चुके होते हैं या फिर जो भौतिक जगत को छोड़ चुके होते हैं, जैसे कि साधु, संत, महात्मा, है ना, जो दूर, जो शहर को, गांव को छोड़कर दूर किसी जंगल में, पहाड़ों के बीच में सारी मोह माया को त्याग कर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, उनको यहाँ पर हमने रखा गया है क्योंकि उनका समाज से कोई भी लेना देना नहीं होता। उन्होंने सारी की सारी चीजों को, मोह माया को, भौतिक जगत को वो त्याग चुके होते हैं। उनका केवल परमात्मा से मिलन ही उनके लिए जरूरी होता है। तो उनका मतलब समाज से कोई लेना देना नहीं होता, उनका कोई मतलब नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर या तो भाई जो समाज में नहीं रहता या तो वो देवता है या फिर वो पशु है, क्योंकि पशु का कोई लेना देना नहीं होता। पशु प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं या फिर पशु जो होते हैं, वो उनका मन करता है तब उठते हैं, मन करता है तब सोते हैं, मन करता है तब खाते हैं, मन करता है तब पानी पीते हैं,
ठीक है, उनके पास में कोई भी कार्य नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर देवता और पशु को कहा गया है। और जो व्यक्ति समाज में रह रहा है, इसका मतलब वो मनुष्य है और हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, एक जो भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? अरस्तु का है, और आप सभी इसको नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। अब हम देखेंगे कि समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ तत्व, समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तत्व कौन कौन से हैं या कौन से तत्व आवश्यक है। अब समाज के अस्तित्व को बनाए रखने की क्यों आवश्यकता हो गई? क्योंकि जैसे कि समाज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समाज में रहकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, समाज में रहकर हमें सुरक्षा मिलती है, ठीक है। हम समाज में रहकर हमारे परिवार को भी सुरक्षित कर सकते हैं और हम शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि समाज विद्यालय के अंतर्गत ही, समाज के अंतर्गत विद्यालय आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी समाज के अस्तित्व को बनाए रखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? भाई समाज तो सबके लिए जरूरी है। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है या फिर कुछ समय से चला आ रहा है कि समाज में कुछ असामाजिक तत्वों वाले लोग भी रहते हैं, जो कि समाज में ही रहकर समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये अलगाववादी होते हैं, जो कि ना तो राष्ट्र से प्रेम करते हैं और ना ही अपने समाज से प्रेम करते हैं। ऐसे लोग खुद तो विलीन बुद्धि के होते ही है और साथ ही साथ में दूसरों को भी वह अपने लपेटे में लेते रहते हैं। तो अच्छे लोग हैं समाज में, तो कुछ बुरे लोग भी विद्यमान हैं, ठीक है। साथ ही साथ में समाज में कुछ बुराइयां भी विद्यमान हैं। ऐसा नहीं है कि भाई समाज बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जिस प्रकार से अच्छी चीजें समाज में है, उसी प्रकार से कुछ बुराइयां भी समाज में विद्यमान हैं। हालांकि हम यहाँ पर जो समाज को बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब समाज होगा तभी हम उन बुराइयों को भी दूर कर पाएंगे। तो ऐसी कौन कौन सी खास बात है जो समाज को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए जो तत्व है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो हम देख लेते हैं। पहला जो है कि समाज में अनेक संप्रदाय के व्यक्ति, समाज में अनेक संप्रदाय के व्यक्ति। सबसे बड़ा जो तत्व है कि समाज में अनेक संप्रदाय के व्यक्ति रहते हैं। सीधी सी बात है, अनेक संप्रदाय के व्यक्ति रहेंगे तो समाज में झगड़े फसाद भी होंगे, क्योंकि हमारे समाज में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पारसी, जैन वगैरह सारे के सारे धर्मों के लोग हमारे समाज में रहते हैं। तो ऐसे में जो अलग अलग अनेक संप्रदाय के व्यक्ति हैं, उन सबको समाज में जोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि हम उनको समय समय पर ये बताते रहे कि हम सब चाहे अलग अलग धर्म के हो, लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हमारा भारत का नागरिक होना, हमारा समाज का सदस्य होना। उससे ही हम हमारे समाज में रह सकते हैं, मिलजुल कर, एकता स्थापित कर कर और एक दूसरे का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है समूह में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों की समान आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा। समूह में निवास करने वाले समान सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति की इच्छा। अब सीधी सी बात है, समाज के अंतर्गत बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग जाति के, ठीक है। तो समाज में शांति बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब समाज में शांति कैसे बनी रहेगी? समाज में शांति तभी बनी रहेगी जब हमारे समाज के सभी सदस्यों की जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके, यानी कि समाज में सबको समान अधिकार मिले कि हाँ भाई, और सबको
समान अधिकार के साथ साथ में समान अपने व्यक्तित्व के विकास का भी अधिकार मिले। ऐसा नहीं कि भाई आप लोग आज खाना खा सकते हो और आप लोग आज खाना नहीं खा सकते, तो ये तो समान अधिकार नहीं है। सबको समान अधिकार देना ही, जिससे कि समाज में क्या बनी रहे, शांति बनी रहे। और हमारा थर्ड है, तीसरा पॉइंट है, समस्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए परस्पर निर्भरता और सहयोग। परस्पर निर्भरता और सहयोग। सीधी सी बात है, समाज में क्या एक ही व्यक्ति सभी कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, कोरोना हमारे भारत देश में, पूरे विश्व में एक ग्लोबल लेवल पर फैल रहा है। तो क्या उसमें अगर मैं आपको बोलूं, अगर मास्क पहनूं या फिर मैं कुछ करना चाहूं, तो मैं तो चलो खुद से तो कर लूंगी, क्या मैं बाकियों को भी करने का कह सकती हूँ? मेरी कोई बात एक जना मानेगा, दो जना मानेगा, बाकी कोई नहीं मानेंगे। जिस प्रकार से हमारी जो सरकार है वो जो प्रयत्न कर रही है, सरकार अपने लेवल पर कर रही है, लेकिन हमें भी उनका साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम उनका साथ देंगे, परस्पर सहयोग करेंगे, एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, तभी हम इस महामारी से कहीं ना कहीं बच सकते हैं। तो उसी प्रकार से समाज में एक अकेले व्यक्ति से कुछ नहीं होगा, हमें सबको आपस में मिलकर रहना पड़ेगा, एक दूसरे की सहायता करना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। समाज की अवधारणा क्या होती है, समाज किस प्रकार से होता है, कितना जरूरी है, और साथ ही साथ में हमने समाज की जो आवश्यक तत्व होते हैं वो भी देख लिए हैं। इसके आगे हम समाज की जो परिभाषा है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए।